डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन 4 कोर सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस और नीट के पीवाईक्यूज। फिजिक्स में फिलहाल जो सीरीज चल रही है वो नीट के पीवाईक्यूज की, और नीट के पीवाईक्यूज में जो हम काम कर रहे हैं वो है मोशन इनटू डी। आज का एजेंडा है, हम 15-17 क्वेश्चंस का एक सेट हर लेक्चर में तैयार कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे में उन्हें आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और पीवाईक्यूज आपको दे रहे हैं। इसी से मिलते जुलते नीट में क्वेश्चंस आएंगे और इसी से मिलते जुलते, इससे थोड़े कम या इनके जैसे डिफिकल्टी में आपके स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। आप इन्हें फॉलो करिए और इनके जैसे दूसरे क्वेश्चंस को लगाइए तो आप अपने स्कूल एग्जाम्स में भी अच्छा करेंगे और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मदद मिलेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और नीट के पीवाईक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 2010 नीट में पूछा गया, अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। कह रहा है कि 6 वेक्टर हैं ए थ्रू एफ, कुछ भी दिए हुए हैं, 6 वेक्टर्स दिए हुए हैं और डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स डिनोट किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि सी का जो मैग्नीट्यूड है और ई का जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग बराबर है। लगभग क्या बराबर है, पर डायरेक्शन ऑपोजिट। इसी तरह से D का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो कह रहा है B प्लस C इक्वल टू F। तो अगर B को यहां रखो और प्लस C अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जोड़े तो ऐसा आना चाहिए, जबकि आपका F तो ऊपर की तरफ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सिरे से गलत है। दूसरा चेक करो, D प्लस सी इक्वल टू एफ। D कहां पर है, D ऊपर है और प्लस सी, सी का है राइट में, तो इनका इक्विवेलेंट कहां आएगा, इधर आएगा, ये बनेगा F और ये तो नहीं है F, तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि F को अगर आप देखें तो F लेफ्ट में दिया हुआ है। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको D प्लस सी से एक बात दिखाई देगी कि सर अगर D लेते और E लेते तो इसका जो रिजल्टेंट आता वो इधर आता और ये F ही होता जैसा कि दिया गया है, यानी कि जहां पे D और E जुड़ रहे हैं वो F दे रहे हैं। तो लॉजिकली ये C ऑप्शन, चमकदार C करेक्ट है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी का सवाल है। आइडेंटिफाई वेक्टर क्वांटिटीज अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं है, हीट एनर्जी है, स्केलर होती है एनर्जी, अगेन एनर्जी है, स्केलर होती है, वन एंड ओनली एंगुलर मोमेंटम। 1997 में इतना सस्ता सवाल है, इसी तरह के सवाल पहले आते थे, अभी भी इस तरह के फिलर टाइप क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन, आप खुद से कीजिएगा कैलकुलेशन। If a unit vector is represented by 0.5, 0.8 and C cap, C तो वेरिएबल है, नहीं ये कांस्टेंट है, बट ये उसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो आपके दिमाग में रखना है। लेकिन एक बात बोला गया कि कोई एक यूनिट वेक्टर है जिसे इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वी हैव सम n cap that is equal to 0.5 I cap minus 0.8 J cap plus C K cap। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि उसने यूनिट वेक्टर बोला है तो मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड लिखा गया 1 और यहाँ लिखा गया 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का रूट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो आपके पास 1 इक्वल टू 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर आएगा। तो जो C का स्क्वायर होगा वो होगा 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, ये है। अब जब C की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, इस तरह से 0.5 का स्क्वायर लिखिए, 0.25, 0.8 का स्क्वायर लिखिए 0.64, इन्हें ऐड कर
लीजिए 1 माइनस ये तो 0.89 आ गया, 1 माइनस 0.89, तो बेसिकली जो आंसर बचा वो 0.11 बचा, तो अंडर रूट 0.11 बॉम्बास्टिक बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, देखिए क्या है। If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of the difference of the two vectors, then the angle between vectors is, का आंसर 90 डिग्रीज होता है एग्जैक्ट। फिर भी इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन रहा है वेक्टर्स का, तो एक जमाने में ये बहुत पहले 2006 में भी पूछा गया है, 1996 में भी पूछा गया है, 1999 में भी पूछा गया है, और इसकी लैंग्वेज बदल के एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि दो वेक्टर से उनका सम, यानी कि a प्लस b जो आएगा इसका मॉड इज इक्वल टू a माइनस b जो आएगा इसका मॉड, ऐसा बोला। तो हमने कहा अच्छा ये दोनों बराबर है तो बढ़िया है। एक काम करो यार, a प्लस b का मॉड क्या होगा, तो तुम कहोगे a प्लस b के मॉड का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, स्क्वायर रूट लगा लो तो लगेगा ही। a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इसको उठा के इधर ले जाइए, 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा लेफ्ट साइड में जाके बन जाएगा 4ab cos थीटा, और सामने बनेगा 0। 4ab कांस्टेंट नंबर्स हैं, 0 की तरफ चले जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्रीज। धमाकेदार डी करेक्ट। अगला देखिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी वेक्टर का मॉड और a वेक्टर का मॉड और b वेक्टर का मॉड इनका सम बराबर है, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स का सम आपस में बराबर है। अच्छा, यानी कि अगर रिजल्टेंट ये तो ये चीज a प्लस बी के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि r का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। होता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो है। तो r की वैल्यू ये कब हो सकती है, a प्लस बी के बराबर कब हो सकती है, जरा चेक करो। तो मैं कहता हूं कि यार इसको हटा दो, इस cos थीटा को रखो जरा 1, ये क्या बनेगा बहुत ध्यान से देखो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस कंडीशन के साथ इसको होल्ड करके रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, जवाब है हाँ। इसका स्क्वायर और रूट तो हट जाएगा, तो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी a प्लस बी के, और यही तो हमें चाहिए था कि जो रिजल्टेंट है और जो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं उनका सम बराबर आ जाए। कब आया, जब आपने cos थीटा को 1 लिया, यानी cos थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्रीज। तो आंसर जो है वो चमकदार सी करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a b c 3 4 5 है, 90 डिग्री का एंगल है। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर, यानी क्लोज डायग्राम बना रहे हैं, तो a और b के बीच में कितना एंगल होगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो कह रहा है कि a वेक्टर का जो मॉड है वो 3 है और b वेक्टर का जो मॉड है वो 4 है और जो रिजल्टेंट का मॉड आ रहा है वो 5 है। तो यार ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसका मतलब ये है कि ये तो 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो a और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो पहले तो ऑप्शन I/2 टिक मार लो। अब इसको करा कैसे जाएगा वो देख लो। नेट में मैं करके नहीं दिखाना, हमें तो आंसर देना है, तो फिर भी अगर तुम इसे करके दिखाना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हो। रिजल्टेंट के स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 3 4 cos थीटा। ये हो गया 25, ये हुआ 9, ये 16, ये 24 cos थीटा। ये दोनों तो 25 बन गए प्लस 24 cos थीटा, सामने भी 25 है तो मेरे पास 24 cos थीटा की वैल्यू, इसको जरा लेफ्ट में ले जाओ, माइनस में हो जाएगा तो 25 माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, 24 नीचे चला गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/2 यानी 90 डिग्री। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर थोड़े से सवाल लगाए हैं वेक्टर के तो ये एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, 1988 का पुराना क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि क्लासिक एग्जांपल्स हैं और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद होने चाहिए। अब ये 2D का सवाल आ गया है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए किसी पार्टिकल के, एक्स का फंक्शन अलग है, वाई का फंक्शन अलग है, टाइम पे डिपेंडेंट है। फिर ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन बता दो 2 सेकंड पे कितना होगा। सर एक्स अलग दिया, वाई अलग दिया, एक्सेलरेशन किस में पूछ रहे हो, एक्स में कि वाई में, दोनों में। नेट एक्सेलरेशन पूछा गया। तो जब तुम किसी भी वेक्टर को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखते हो तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखो। लिखो axi कैप, लिखो ayj कैप, लिखो azk कैप, क्योंकि इस पार्टिकल की पोजीशन x और y में ही चेंज हो रही है, z में चेंज नहीं हो रही। तो z में ना वेलोसिटी है ना कोई इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन लॉजिकली 0 है, सिर्फ x और y की बातें करनी है। यानी जब a नेट की चर्चा की जाएगी तो वो चीज होगी सबसे पहले तो axi कैप, फिर होगी ayj कैप, यानी मेरा जो टारगेट है वो ax और ay निकालने का है। यहाँ से अगर a नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। सारा टारगेट कौन सा है, ax और ay निकालने का। तो x से ax आएगा, y से ay आएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ओरल है, बिल्कुल देखते देखते ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करके दिखाना जरूरी है। x का फंक्शन दिया है 5t माइनस 2t स्क्वायर्ड, तो जरा इसको dx अपॉन dt कर दो तो तुम्हें vx मिलेगा, नहीं x वाली वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करो तो लिखोगे d बाय dt ऑफ 5t माइनस d बाय dt ऑफ 2t स्क्वायर्ड। बेटा 5 यहां से बाहर आ गया, लिखा dt बाय dt, 2 बाहर आ गया, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर्ड, dt dt का 1 हो गया तो बचा 5, 2 ऐसे रहा। इसको जंप मार के बाहर ले आओ, मल्टीप्लिकेशन में 2 और t की पावर बची 1, तो बेसिकली मेरे पास आंसर आ रहा है 5 माइनस 4t, ये vx है। तो किसी ने कहा ax, तो मैं कह रहा हूँ d vx बाई dt, बाई एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, तो यानी कि d बाई dt ऑफ 5, ठीक है ना, माइनस d बाई dt ऑफ 4t। भाई ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस 4 बाहर और dt का डिफरेंशिएशन 1, तो बेसिकली आंसर आया -4। ax की वैल्यू -4 आ रही है। अब यहाँ से y का फॉर्मूला देखते हैं, तुम कहोगे 10t, हम कहेंगे dy बाई dt, तो इसके लिए लिखा जाएगा vy, तो हम लोग लिखेंगे d बाई dt ऑफ 10t, 10 बाहर, d बाई dt ऑफ t और dt का 1, तो बेसिकली आंसर आया 10। अब एक्सेलरेशन y में चाहिए तो तुम्हें वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा टाइम के साथ, यानी d dt ऑफ 10, तो बेसिकली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। तो यानी कि मेरा आंसर जो है वो ay में तो कुछ भी नहीं है, ax में ही है, तो क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन है तो -4 बम्बास्टिक बी करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2017 का आंसर है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ है तो सही। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लल्लू है, इसे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखें। The position vector of particle r is a function of time t is given as r equal to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meters, t in seconds, ij unit vector है x और y axis में। Which of the following statement is wrong for the motion of the particle? ये बहुत cautiously read करें इसे, कौन सी चीज गलत है।
सही वाले नहीं चूज करना है, गलत वाला देखना है। पढ़ लो ऑप्शंस पहले क्वेश्चन लगाने से, ताकि पता रहे कि किस दिशा में क्वेश्चन को ले जाना है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड, यानी कि नेट वेलोसिटी पार्टिकल की 8 पाई मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन दी गई है। तो पहला जो हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो वेलोसिटी फाइंड करने का। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल, तो यानी कि दूसरा पार्ट है पाथ, और पाथ सर्कल है या नहीं, और सर्कल है तो रेडियस 4 मीटर है या नहीं, ये चेक करना। तीसरा देखो एक्सेलरेशन इज अलोंग -r, तो तीसरी बात जो आ रही है वो आ रही है एक्सेलरेशन। भाई अगर ये सच में सर्कल प्रूफ हो गया तो सर्कल है तो सर्कुलर मोशन है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो टुवर्ड्स द सेंटर इसका एक्सेलरेशन होगा। r वेक्टर तो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो -r के अलोंग लॉजिकली एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आने पर तीसरा आ ही जाएगा। चौथा देखो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v²/r, where v is the velocity of the particle। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम एक्सेलरेशन का एक तो डायरेक्शन भी फाइंड करना चाहते हैं और दूसरा मैग्नीट्यूड भी। तो ओवरऑल मुझे वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है और पाथ निकालना है। तो सबसे पहला काम कहां से शुरू करें, वेलोसिटी से। इक्वेशन देख लें पहले, r = 4 sin 2 pi t I cap and 4 cos 2 pi t j cap। r vector = 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap। This is the fundamental thing। देख लीजिए करेक्ट लिखा हुआ है। आइए इसकी वेलोसिटी पे आते हैं। तो अगर इसकी नेट वेलोसिटी पर जाएंगे तो आप इसका dr/dt करेंगे, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल बनाएंगे। तो लिखेंगे बेटा क्या, d/dt 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap। बहुत ध्यान से देखना बेटा कि इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना, बिना चेन रूल के बात बनेगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो। तो d dt ऑफ sin 2 pi t I cap प्लस d dt ऑफ cos 2 pi t j cap। बड़ा आसान। अब साइन का डिफरेंशिएशन बनाओ, 4 को बाहर रहने दो। जब साइन का डिफरेंशिएशन बनाओगे बच्चा तो बनेगा cos 2 pi t। अब चेन रूल लगाओ, अंदर चले जाओ, तो 2 पाई का 2 पाई कांस्टेंट आ गया, dt dt का 1 हो गया, सारा तमाशा ये रहा। cos का डिफरेंशिएशन बनाओ तो बनेगा माइनस साइन, ठीक है, ये क्या रहा, माइनस साइन रहा, माइनस साइन 2 पाई t, और फिर 2 पाई बाहर और dt dt का 1, और ये रहा j क्या, ये बेसिकली है। 2 पाई तो बच्चा कांस्टेंट है, दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा। 2 पाई बाहर लोगे तो बाहर जो तमाशा आ रहा है वो 8 पाई है, और लिखा जा रहा है cos 2 पाई t I क्या, और यहाँ लिखा जा रहा है माइनस साइन 2 पाई t j क्या, ऐसा लिखा जा रहा है। तो ये आपकी वेलोसिटी है। उसने सवाल में तुमसे क्या कहा था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 8 पाई मीटर पर सेकेंड है या नहीं है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है अभी इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो पहले खोल कर लिख लो इसे, 8 पाई cos 2 pi t I cap माइनस 8 पाई sin 2 pi t j cap। ये वेलोसिटी वेक्टर है। जरा मैग्नीट्यूड पे आओ। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर। x का कंपोनेंट ये पूरा और y का कंपोनेंट ये पूरा माइनस के साथ, पर क्योंकि ये स्क्वायर होने वाला है तो माइनस का लॉजिक नहीं है। 8 पाई sin 2 पाई t का होल स्क्वायर cos था ये, 8 पाई cos 2 पाई t का होल स्क्वायर प्लस 8 पाई
जो लिखा हुआ sin 2 पाई टी, यहाँ लिखो sin 2 पाई टी का होल स्क्वायर। खोल दो इस सबको, क्या मिलेगा 8 पाई का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, लिखा जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। सर ये चीज जो लिखी हुई है ना, ये तो नंबर 1 है। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो चीज मेरे पास बन रही है वो है 8 पाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, तो मेरे पास जो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बचा वो 8 पाई बचा। ये बकवास कर भी इसी की रहते हैं, तो इसका मतलब पहला तो ठीक है। अब कह रहा है पाथ जो पार्टिकल का है वो पैराबोल, ये सर्कल है, तो पाथ सर्कल है या नहीं इसे भी चेक कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है पाथ को भी निकालना। पाथ को कैसे निकाला जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि ये x है और ये y है ना, ये x है और ये y है, तो अगर मैं x लिखने जाऊं तो मैं लिख रहा हूँगा 4 sin 2 पाई टी, और अगर मैं y लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा 4 cos 2 पाई टी। जरा इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। जब तुम इन्हें स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। या ऐसे लिखो, इससे पहले तो स्क्वायर करके ऐड करने में तकलीफ ज्यादा होगी, या एक्स स्क्वायर कर लो तो क्या बन रहा है 16 साइन स्क्वायर 2 पाई टी। y को भी स्क्वायर कर लो तो y स्क्वायर बन रहा है 16 cos स्क्वायर 2 पाई टी। बेसिक आइडिया पाथ में ये होता है कि आप एनी हाउ टाइम को हटा दें और एक्स वाई का एक रिलेशन बना ले, उसी को पाथ बोलते हैं। तो हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो लॉजिकली ये सन्नाटा तो बन हो गया। तो बन क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। और स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा किसकी, सर्कल की, तो ये तो सर्कल है। और जो ये चीज लिखी हुई है ये लिखा जाता है ए स्क्वायर, जहां पे ए का मतलब होता है क्या बेटा, रेडियस। सर्कल का रेडियस ए। सवाल में देखो कह रहा था क्या, कह रहा है कि सर्कल है और रेडियस 4 मीटर की है, ये भी सही बोल रहा है। और एक्सेलरेशन कहाँ है, माइनस आर की डायरेक्शन में, और लॉजिकली एक्सेलरेशन को माइनस आर की डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल लग रही है। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि नहीं माइनस आर शो करना चाहते हैं तो आप शो कर लीजिएगा। आप वेलोसिटी को बहुत ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी लिखी हुई है। अब मैं इस वेलोसिटी को यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से, वेलोसिटी इक्वल टू 8 पाई कॉमन हो गया, अंदर जो लिखा है वो क्या है cos 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जी कैप। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सेलरेशन बन जाएगा 8 पाई बाहर, cos का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन 2 पाई टी, और फिर बच्चा 2 पाई दोबारा से बाहर आई कैप। साइन का डिफरेंशिएशन बनेगा cos 2 पाई टी जे कैप, और यहाँ से भी 2 पाई बाहर। तो जो चीज बच रही है वो 8 पाई है, और 2 पाई दोनों में से कॉमन मान लीजिए कि बाहर आ जाएगा। तो दोबारा से आप 2 पाई बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना, और माइनस भी आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर क्या मिल रहा होगा साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस cos 2 पाई टी जे कैप। ये जो चीज है ये बिल्कुल वैसा ही डायरेक्शन है जैसा आपको r का डायरेक्शन मिल रहा था, साइन 2 पाई टी आई कैप और cos 2 पाई टी जे कैप बीच में प्लस। तो ये वही डायरेक्शन है जो r की डायरेक्शन है। और इसे अगर आप देख लें तो ये जो चीज है ये तो माइनस हो गई r की, तो r से ऑपोजिट एक्सेलरेशन मिल रहा है जो लॉजिकल है। अब एक्सेलरेशन को ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर cos 2 पाई टी जे कैप। अब इसको अगर आप मॉड निकालने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली 16 पाई स्क्वायर ही इसका आंसर आ जाएगा। 16 पाई स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा, और ये जो एक्सेलरेशन है
ऐसा बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, ऐसा कह रहा है। ये जो v स्क्वायर बाई r में v होता है ना, ये उसकी वेलोसिटी नहीं होती, उसकी स्पीड होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यही ऑप्शन गलत था, मतलब हमारे लिए ऑप्शन डी ही सही, क्योंकि ऊपर के तीन हमने पहले तो कैलकुलेट करके बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन इतनी देर तक डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? या तो वेलोसिटी देखकर ही बताया जा सकता था। तो उसका लॉजिक ये है कि ए, बी और सी कैसे निकाले जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सर्कल का। हाँ, और पूछा भी कई बार गया, अगर आप केवाई के देखेंगे बहुत बार पूछा गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को चेक कर पाएंगे इसे सॉल्व कैसे करना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे लिखनी, पाथ कैसे लिखनी। तो ये पाथ वाथ बताने के लिए इतनी देर इसको डिस्कस किया है, और दो ऑप्शन तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, जहाँ एक्स की कुछ वैल्यू है, वाई की कुछ वैल्यू, ओमेगा और ए कांस्टेंट है। कह रहा पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा। अब देखें 2010 में आ गया क्वेश्चन, ठीक, स्मूथ क्वेश्चन था और 2010 में भी आया। एक्स की वैल्यू को देखो क्या लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी, और वाई की वैल्यू क्या लिखी है, ए कॉस ओमेगा टी। बहुत इत्मीनान से ध्यान देना कि मैं कह रहा हूं कि x का स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, y का भी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो गया। तो ये फिर से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा सर्कल की, तो सर्कुलर पाथ बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका फायदा ये है कि जैसे ही आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखाई देगा तो दिमाग में रहेगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में डाला था। 2007 का पेपर अच्छा था। देखिए इसको, एक पार्टिकल है जिसका 0,0 पे था, स्ट्रेट लाइन में चला और एक्स वाई प्लेन में कहीं पहुंच गया, उसके कोऑर्डिनेट्स √3,3 हो गए, चल के स्ट्रेट लाइन में गया है, यानी कोई एक्स एक्सिस है, कोई वाई एक्सिस है, यानी ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। यहां पर पार्टिकल था 0,0 पर कहीं पार्टिकल पहुंच गया जहां कोऑर्डिनेट √3,3 है, यानी कि अगर यहां से परपेंडिकुलर डालें और यहां से परपेंडिकुलर डालें तो ये जो चीज है ये तो √3 मिल रही है, और ये जो चीज है ये 3 मिल रही है, ये तो कोऑर्डिनेट्स। तो इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बताने के लिए ये बताया गया। फिर ये क्या पूछ रहा है, पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस, यानी एक्स के साथ जो एंगल इसका पाथ बना रहा है ये थीटा पता करना है। तो सर ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई 3 है, ये लंबाई कितनी है सर √3 है। अब मैं आपसे अगर कहने लग जाऊं कि सर tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप लिख रहे होंगे कि 3 डिवाइडेड बाय √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3, और tan थीटा जब भी √3 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया at an angle 45 degree with the horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is. ये अच्छा सवाल है, इसको लैंग्वेज को ही पढ़ना बस एक इसमें कला है, नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन। मान लो यहाँ से फेंका गया, किस वेलोसिटी से फेंका गया नहीं पता, कैसे गिरा नीचे, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था शुरुआत में प्रोजेक्शन का एंगल वो 45 है। कह रहा है कि जब ये प्राणी अपने पीक पर पहुंचेगा उस वक्त इसको इसके प्रोजेक्शन के पॉइंट से देखने पर अब कितना एंगल बन रहा होगा अल्फा, ये पता करना है। तो ये जो दूरी है ये एच मैक्स है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है। एच मैक्स के टाइम पर हम कहां पहुंचे होते हैं बेटा, r/2 पर पहुंचे होते हैं। एच मैक्स आपको बेसिकली रेंज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर मुझे tan अल्फा मिल जाए तो मैं tan अल्फा की जगह लिखूंगा h max और लिखूंगा r/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 2 टाइम्स h max डिवाइडेड बाय r,
यानी जिस बच्चे को रेंज और एच मैक्स पता है उस बच्चे को सब आता है, क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। तो साइन 2 थीटा को हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा में खोल लिया। यू क्या है? यू है आपका प्रोजेक्शन की वेलोसिटी। थीटा क्या है? थीटा वो प्रोजेक्शन का एंगल है जैसे 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, रख दीजिए बेटा यहाँ पे 2 ऐसे रहने दो। एच मैक्स कितना लिखा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होल डिवाइडेड बाय आर कितना लिखा हुआ है? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये लिखा है। चेक करो भैया क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जी से जी को निपटाओ, है ना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेट इसको इससे निपटाओ। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये सिस्टम ले आओ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इससे इसको काट दो, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा को काट दो, ये बचेगा 1/2 और साइन अपॉन कॉस यानी कि tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू अगर तुम ध्यान दोगे तो मेरी समझ में tan थीटा की वैल्यू, थीटा इज 45, तो लिखोगे tan 45, और tan 45 जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपके लिए जो tan अल्फा निकल कर आ रहा है उस tan अल्फा को ध्यान दो तो वो लिख आ रहा है 1/2। सॉरी, अल्फा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स 1/2। तो चमकदार सी करेक्ट ऑप्शन। 2011 का लल्लू सवाल है, आपको पढ़कर समझना था कि क्या करना है, इससे ज्यादा इस सवाल की वैल्यू भी नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अगला सवाल कह रहा है मिसाइल इसको फायर किया गया मैक्सिमम रेंज के लिए। मैक्सिमम रेंज बोला, एंगल नहीं बताया। तो रेंज मैक्सिमम तब होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना होता है 45 डिग्री। अच्छा, वेलोसिटी कितनी दी गई थी 20 मीटर पर सेकंड, जी को 10 पकड़ना है, रेंज पता करनी है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। यू की वैल्यू 20 है और क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए तो थीटा 45 है तो साइन 90 बन गया जिसकी वैल्यू 1 होती है। यू विल गेट 400 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 40। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है 40 डिग्री। क्या ही रेंज है मिसाइल की, 2011 में पागल हो गए, अपने पास ही रखना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज। एकदम सिंपल है। कह रहा है कि एच मैक्स, तो तुरंत याद करो एच मैक्स क्या है। हम कहेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। रेंज क्या है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ऐसा लिखा जाता है। कह रहे दोनों बराबर है तो थीटा कितना है तो बराबर कर दो इन दोनों को, यानी कि लिखो एच मैक्स और रेंज आपस में बराबर, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो भैया जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो मेरी समझ में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये वैल्यू आएगी 4, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आएगी 4, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी tan इनवर्स 4। बी करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, वेलोसिटी किसी प्रोजेक्टाइल की ए पॉइंट पर इतनी है तो बी पॉइंट पर बतानी है। इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रोजेक्टाइल की याद रखनी होती है। आपको ये याद रखना है कि जो x का कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो x में इनिशियल वेलोसिटी 2 थी तो x में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 2 होनी चाहिए। अच्छा, तुम देखो x में शुरुआत में पॉजिटिव थी बाद में भी पॉजिटिव रहेगी, यानी c और d गलत हो जाएंगे।
शुरुआत में अगर आप इसके कंपोनेंट करें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बाद में अगर आप देखें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तभी तो ऐसे बनेगी वेलोसिटी, यानी y वाली वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। तो y वाली वेलोसिटी इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव है, ए ऑप्शन करेक्ट है बिना सॉल्व किए आंसर। क्लियर? तो कुछ अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो नीट 2013 का लल्लू सा सवाल है, देख कर हो जाएगा। उसी वैरायटी का दूसरा सवाल, एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? सर हमें x में आता था, हमें y में आता था, x y एक साथ तो पढ़ना आता नहीं था, तो ना पढ़ो, एक साथ पढ़ो, अलग अलग कर लो। चलो x को अलग कर लो और y को अलग कर लो। देखो x में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी x में दी हुई है 2 और इनिशियल एक्सेलरेशन x में दिया है 0.3। ठीक, तो अगर हम v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मेट लगाएं तो x वाली वेलोसिटी जो है वो बनेगी 2 प्लस 0.3 इंटू टाइम है 10, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5। x की वेलोसिटी तो 5 आ गई। y में देखो, इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है 3 और इनिशियल एक्सेलरेशन y में कितना है 0.2, समय तो वही 10 है, तो v इक्वल टू u प्लस at लगाएं तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, एक्सेलरेशन 0.2 है, समय 10 है, तो मेरे हिसाब से अभी भी आंसर 5 आ रहा है। vx और vy, यानी अगर हम नेट एक्सेलरेशन देखने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे 5i कैप प्लस 5j कैप। अब a नेट का अगर हम मॉड निकालने चले जाएंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 5 अंडर रूट 2, ये आंसर। तो बोमास्टिक बी इज अगेन करेक्ट, एकदम सिंपल। नीट 2019 का सवाल देखिए, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, smooth is very important कि फ्रिक्शन नहीं है ना, तो फ्रिक्शन काउंट नहीं करना है, स्मूथ बोलने का मतलब यही। 60 डिग्री पे था तो x डिस्टेंस चला और जब वो 30 डिग्री पे उसका इंक्लिनेशन कर दिया गया तो x2 चला, तो x1 और x2 का रेशियो निकालना है, तो पहले x1 निकाल लो फिर x2 निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यार इसमें, ये वाला ट्रायंगल नहीं चाहिए, सही सा ट्रायंगल चाहिए। ये 60 डिग्री का देख लो, ध्यान से देखो, एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया किसी u वेलोसिटी से, वो बेचारा यहां रुक गया, v बराबर 0 हो गया, तो जो उसने इंक्लाइन के अलोंग डिस्टेंस चली वो कितनी चली, x, कितनी चली x1 सॉरी, तो क्या कर रहे हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax लगाओगे, v 0 है, u की जगह u लिख लो, 2 की जगह 2 और a की जगह माइनस का g साइन थीटा होगा, ऐसा कैसे? अरे देखो नीचे लग रहा है g, यहां लग रहा है g cos थीटा, थीटा की जगह 60 है ध्यान रखना, और यहां लग रहा है g sin थीटा, और ये जो अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन है वही अलोंग द इंक्लाइन वाला एक्सेलरेशन तो ड्रैग करेगा उसे नीचे, तो g sin थीटा में हम इसे काट पीट दें और लिखें sin 60, और x की जगह क्या आएगा x1, माइनस से माइनस निपटा दो, तो x1 का जो वैल्यू होगा वो होगा u स्क्वायर बाय 2g sin 60। अब यार अगर ये 60 ना होके 30 होता तो क्या सवाल लगाने का तरीका बदल जाता? नहीं, वही होता। तो इसका मतलब जो हमारा x2 होता उसकी जगह भी यही लिखा जाता है u स्क्वायर बाय 2g, बस जहां 60 है वहां क्या आ जाता sin 30। तो वो कह रहा है x1 is to x2, मतलब अपॉन करना है, यानी कि u स्क्वायर अपॉन 2g sin 60 होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30, u स्क्वायर 2g कैंसिल, तो x1 अपॉन x2 becomes sin 30 divided by sin 60, sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2, 2 कैंसिल और हमारे पास आंसर है 1 by root 3। तो ये निपट चुके हैं 1 by root 3, ऑप्शन करेक्ट है।
धमाकेदार टी। दो 2019 का ही आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा सा। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी जो किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस ज्यादा है, ए और बी। उनकी कुछ वेलोसिटीज है वी ए वी बी, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी टी ए और टी बी बराबर है। तो एंगुलर स्पीड के बारे में बात करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगी 2 पाई बाय टी। कह रहा है टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा को भी क्या होना चाहिए सेम। तो ये वी ए वी बी आर ए आर बी सब बकवास, 1:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये आसान था? बहुत आसान था। जो इसको वी ए वी बी से करने गया आंसर तब भी आ जाएगा, डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे दो इक्वेशन बनाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दो रिलेशन बनाने में 2 मिनट 3 मिनट जाएंगे, 4 मिनट जाएंगे। वो 2-3-4 मिनट पेपर के स्ट्रेस में जब आप आखिरी में पेपर कर रहे होगे तो लैग करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए इतनी लैंग्वेज फालतू की लिख के दी गई है कि अगर बच्चा उसमें फंसा और इस कीवर्ड को नहीं पकड़ा तो 2-3 मिनट खा जाएंगे, अगला एक सवाल खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों में कीवर्ड्स पे भी बड़ा ध्यान देना होता है। ओरल क्वेश्चन है, पेन भी नहीं उठाना है। खैर फिलहाल आज के लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं बच्चों, और जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए वो मच मोर देन सफिशिएंट है। नीट में मोशन इन 2D के अच्छे प्रॉब्लम्स किए हैं, रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं और प्रीवियस पुराने भी किए हैं। प्रीवियस का मतलब ये बहुत पुराने भी किए हैं, रिसेंट ईयर्स के भी किए हैं। ये बेसिक आइडिया है 2D को पढ़ने का। इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लगाइए, अगर आप बहुत निचले स्तर पे भी हैं तो आप डिसेंट स्कोर करने लग जाएंगे। ऐसे ही और नीट के पीवाईक्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम डिफरेंट चैप्टर्स के नीट के पीवाईक्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। और जैसे आज 2D का एक 15 क्वेश्चंस का सेशन हुआ, ऐसे ही जब हम एक राउंड में दोबारा आएंगे, इस 2D से दोबारा फेज में गुजरेंगे तो 15 क्वेश्चन का और एक ट्रिप करेंगे जिसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चंस या जेईई के भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों नीट के पीवाईक्यूज के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मैं फॉलो करते रहिए, देखिए इन लेक्चर्स को जिनसे अप्रोच बढ़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। प्रॉब्लम्स का दौर चालू हो गया है, प्रॉब्लम सेशंस का दौर चालू हो गया है, सॉल्यूशंस का दौर आ गया है। साउथ सिटी पीसीएमबी को पिन कर लीजिए, अपने पास रजिस्टर कर लीजिए कि यही एक चैनल है जहां पे आपको डेली आना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।